नए साल में नए लोगों से खाया जाए। देखिए धारा 3 चल रही थी टीपीए की भाई, और 3 में लिख लीजिए तब आगे बढ़ा जाए थोड़ा बहुत तो। वैसे पुराने लोगों को लिखवाया गया, लेकिन फिर एक बार 10-5 मिनट लिखिए तब दो दो परिभाषाएं बताई गई थी उसको लिखवा दिया जाए। भाई जो टीपीए की कॉपी प्री का बनाए है उसमें लिखिएगा। लिखिए जो परिभाषा बताई गई थी उसको लिखवा दिया जाए 2-4 मिनट, तब आपका आगे लेक्चर दिया जाए। देखिए जो पहली परिभाषा आपका लिखिए, जो बताई गई थी आपका लिखत। लिखत माने इंस्ट्रूमेंट, ये समझाया गया था 2-3 दिन पहले ही। 3-3 लाइन लिखना है, 4-4 लाइन इधर। दो परिभाषाएं ही मेन है, उसी में समय थोड़ा लगता है। लिखिए भाई लिखत। बैठिए भाई, 3 लोग बैठ जाइए। लिखत या इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये आपका जो क्वेश्चन हम लिख माने ये जो 4-5 लाइन लिखवाएंगे, ये एमपी में भी क्वेश्चन बन चुका है और यूपी में भी बना है। उसका मॉडल भी 1-2 बना दे रहे हैं। लिखिए भाई लिखत यानी कि धारा 3 चल रही है टीपीए की। इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। लिखिए लिखत से अवश्यति लिखत अभिप्रेत है। पहले डायरेक्ट लिखिए लिखत से। हाँ लिखिए। तब क्या मैंने, हवा ज्यादा लग गए हैं क्या उधर? जितेंद्र भाई चला लीजिए पंखा, का है दिल्ली उल्ली जा रहे हैं बहुत ज्यादा इस ठंडी में, तो चला लीजिए पंखा। अभी एक राज भाई, अभी आपका मैंने जांच इस बात की चल रही है कि जितेंद्र जी दिल्ली बार बार क्यों जा रहे हैं। जांच पूरी हो जाएगी तो रिपोर्ट सबके सामने रखी जाएगी, समय का इंतजार करिए। और तब आपका मिठाई हो सकता है मिल जाए जांच के बाद, अगर जांच सही पाई गई तब। क्योंकि संदेह पर तो भाई मिठाई खाई नहीं जा सकती। तो आगे लिखिए भाई आपका लिखत से अवश्यति लिखत अभिप्रेत है। ये लिखत माने ये परिभाषा लिखवाई जा रही है। लिखत को परिभाषित किया गया है। लिखत से अवश्यति लिखत अभिप्रेत है। अब क्वेश्चन ये बना है कि लिखत का मतलब क्या। तो अगर लिखत आ जाए तो इसका मतलब कि निर्वसियती लिखत, यानी कि जो इच्छा पत्र न हो, यानी कि जिस दस्तावेज पर बातें लिखी गई है, तो भाई आपका जो वसीयत लिखी जाती है वह भी कागज पर लिखी जाती है, लेकिन टीपीए उसे लिखत नहीं मानती। तो यहाँ जो क्वेश्चन आगे बन सकता है नया क्वेश्चन कि लिखत में कौन शामिल नहीं है, तो दे देगा वसीयत, दान, दान विलेख, वसीयती विलेख, विक्रय विलेख, पट्टा विलेख। तो आप मार्क कराएंगे वसीयती। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अर्थात पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अर्थात लिखत में टीपीए के तहत माने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, लिखत में टीपीए के तहत वसीयत शामिल नहीं है। वसीयत शामिल नहीं है। अब इसका तर्क देखा जाता है कि क्यों शामिल नहीं किया गया। लिखिए इसी लाइन में, इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि इस अधिनियम की धारा 5 में, इसका कारण यह है कि इस अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि, यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संपत्ति का अंतरण केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा। संपत्ति का अंतरण केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य होगा।
जबकि वसीयत तब लागू होती है जबकि वसीयत तब लागू होती है जब वसीयत कर्ता मर जाता है। जबकि वसीयत तब लागू होती है जब वसीयत कर्ता मर जाता है। लिखिए, वसीयत तब लागू होती है जब वसीयत कर्ता मर जाता है, इसीलिए वसीयत को यहाँ से टीपीए से क्या रखा गया है, बाहर। अब अगला नियम यह आया कि आखिर वसीयत गवर्न कहाँ से होगी। जब बाहर कर ही दिया गया तो उसके बारे में भी दो चार लाइन जानना है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। वसीयत के बारे में विस्तृत प्रावधान, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वसीयत के बारे में विस्तृत प्रावधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यानी कि द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वसीयत के बारे में विस्तृत प्रावधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में किया गया है। 1925 में किया गया है तथा वसीयत का निर्वचन बताया गया था भाई। नए लोगों को मैंने व्याख्या, निर्वचन मैंने इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका अर्थ निकालना। जबकि वसीयत का निर्वचन भी इसी कानून के तहत किया जाता है। जबकि वसीयत का निर्वचन भी माने इंटरप्रिटेशन, निर्वचन भी इसी कानून के तहत किया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वसीयत या विल को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा एरो बनाकर। वसीयत या विल को आईपीसी की धारा 31 में, वसीयत या विल को आईपीसी की धारा 31 यानी कि 31 में स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट किया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वसीयत को प्रोवेट देने का अधिकार, वसीयत को प्रोवेट ना आए तो प्रशासन पत्र हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश वर्जन ये प्रोवेट है। प्रोवेट बताया गया था, अभी हम एविडेंस में भी लिखवा देंगे, लेकिन प्रोवेट इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसे प्रशासन पत्र कहा जाता है। वसीयत को प्रोवेट देने का अधिकार जिला जज को प्राप्त है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज डीजे को, जिला जज को प्राप्त है। जिला जज को प्राप्त है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, इसी लाइन में लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के तहत, 41 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 41 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि
यदि सक्षम न्यायालय ने यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, यदि सक्षम न्यायालय ने प्रोवेट के मामले में, प्रोवेट के मामले में अंतिम निर्णय डिक्री या आदेश पारित कर दिया है, अंतरिम नहीं, कौन सा, अंतिम, अंतिम निर्णय डिक्री या आदेश पारित कर दिया है, तब वह कुछ विषयों के बारे में, तब वह कुछ विषयों के बारे में निश्चायक सबूत होगा, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ होगा, कुछ विषयों के बारे में कंक्लूसिव प्रूफ होगा अर्थात निश्चायक सबूत होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68, 68 अब लिखना है एक लाइन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 यानी कि 68 में यह प्रावधान है कि वसीयत को साबित करने हेतु, वसीयत, देखिए एक शब्द छूट गया यहाँ, वसीयत के निष्पादन को, निष्पादन जोड़ लीजिए तो, हर जगह तो बैठिए, बैठिए, वसीयत के निष्पादन को साबित करने हेतु एक अनुप्रमाणक साक्षी ही पर्याप्त होगा, अटेस्टेड विटनेस बताया जाएगा अभी आपका, एक अनुप्रमाणक साक्षी ही पर्याप्त होगा। ये क्वेश्चन झारखंड और बिहार दोनों में पूछा जा चुका है, कितने कम से कम साक्षी निष्पादन को साबित करने के लिए आ जाए तो काम चल जाएगा, तो अनुप्रमाणन के लिए 2 होना चाहिए, लेकिन कितना न्यायालय में आ जाए, 1। एविडेंस की धारा याद रखिए कौन सी, 68। एक और धारा है उसको लिखवा दिया जाए, कोरिलेट करके लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100, साक्ष्य अधिनियम की 3 धाराएं जुड़ी हैं, लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100 के अनुसार, 100 के अनुसार वसीयत की व्याख्या करने में, वसीयत की व्याख्या करने में यानी कि निर्वचन, वसीयत की व्याख्या करने में साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांत लागू नहीं होंगे, साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांत माने जो निर्वचन के सिद्धांत हैं के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। तो बताया भी गया था कि कहाँ से, अभी ऊपर लिखवा गया कि इसकी कहाँ से वसीयत गवर्न होगी, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। दूसरा परिभाषा लिखिए भाई आपका, पंजीकरण, हेडिंग डाल लीजिए, छोटी छोटी अब परिभाषाएं, 2 ही परिभाषा थोड़ा बड़ी है। अगला लिखिए पंजीकरण या रजिस्ट्रीकृत, पंजीकरण या इंग्लिश में रजिस्टर्ड कहा जाता है, रजिस्टर्ड, लिखिए एक लाइन आपका है, लिखिए दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को, 2 लाइन केवल 3 लाइन इसमें लिखना है, दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को
विनियमित करने वाली, विनियमित माने रेगुलेट करना, विनियमित करने वाली, विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, तत्समय प्रवृत्त यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो इन फोर्स हो, तत्समय प्रवृत्त न शब्द आए तो उसको कोष्ठ में लिख लेना है वर्तमान समय में लागू। आसान भाषा में जो वर्तमान समय में कानून क्या है भारत में लागू। तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत हैं, रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत हैं। पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए। भारत में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, भारत में पंजीकरण के लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 बनाया गया है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 बनाया गया है। उसमें भी लिखा है कि पंजीकरण के बारे में प्रावधान है, कैसे रजिस्टर्ड होगा क्या। अगली दो परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा लिखिए अटैच टू द अर्थ यानी कि भूबद्ध, अटैच टू द अर्थ यानी कि इसको हम कहते हैं भूबद्ध माने जो भूमि में हो, भूबद्ध। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस माले में लिखिएगा भूमि में मूलित, भूमि में मूलित अर्थात जिसकी जड़ भूमि में हो। भूबद्ध में पहला हम लिखवा रहे हैं भूमि में मूलित अर्थात जिसकी जड़ कहाँ हो, जमीन में। तो जितने आपका माने जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं वो भूबद्ध कहे जाएंगे क्योंकि उनकी जड़ें कहाँ हैं। सेकंड लिखिए इसमें भूमि में निविष्ट, सेकंड लिखिए भूमि में निविष्ट, पोस्ट में लिख लीजिएगा जिनकी नींव भूमि में हो, जिनकी नींव भूमि में हो। जैसे मकान उकान है, इनकी नींव कहाँ है, भूमि में, तो ये भी क्या कहलाएंगे, भूबद्ध। जिनकी नींव भूमि में हो। तीसरा लिखिए इसी में ऐसी निविष्ट वस्तुओं से, ऐसी निविष्ट वस्तुओं से माने जिनकी जड़ें जिनकी आपका नींव जमीन में हो, ऐसी निविष्ट वस्तुओं से अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं, जुड़ी हुई वस्तुएं जिनका लाभप्रद उपयोग किया जा सके, जिनका लाभप्रद उपयोग किया जा सके। जैसे मकान है तो खिड़की जुड़ा है, दरवाजा जुड़ा है, पंखा जुड़ा है, इसलिए कि मकान का अच्छे से स्वामी क्या कर सके इसका यूज, वो भी क्या माना जाएगा, भूबद्ध। मैं बता भी चुका था। तीन परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा लिखिए भाई आपका, अगली परिभाषा लिखिए अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए इसको बता दिया जाए तब इसको लिखवा जाए, थोड़ा बहुत बचा था आपका, थोड़ा बहुत इसमें बताने के लिए बचा था, उसको बता दें।
देखिए आपका क्या क्या बताया गया था अचल संपत्ति में, तब इसको लिखवा दिया जाए। यहाँ एक लिस्ट भी हमें बनानी है। 10-15 वस्तुएं ऐसी लिखवाई जाएंगी जो अचल होगी, और 10-15 ऐसी लिखवाई जाएंगी जो चल होगी। तो जो लोग एमपी देना चाहते हैं भाई, ये लिस्ट याद करके जाएंगे। और साल जब आप देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन साल पेपरों में बस इस पर आएगा कि कौन अचल है और कौन चल है। तो उसकी लिस्ट हम लिखवाएंगे, और आप चाहते हैं तो भाई उसको रट्टा मार कर जाइए, और कोई उपाय उसका नहीं है लिस्ट का। देखिए आपका बताया गया कि अचल, हाँ, फिर एक बार दोहरा दें, हम शुरुआती दौर से बताए थे हम कि संपत्ति या प्रॉपर्टी शब्द को टीपीए में परिभाषित नहीं किया गया। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि टीपीए की किस धारा में संपत्ति या प्रॉपर्टी को परिभाषित किया गया है, तो किसी भी सेक्शन में नहीं। संपत्ति आपका हम बंटवारा करते हैं एक मुएबुल, मुएबुल माने चल संपत्ति या जंगम संपत्ति। चल मतलब जो चलायमान हो, चलायमान का मतलब जिसे आसानी से स्थानांतरित किया जा सके, यानी कि इजी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, उसे चल कहा गया है। एक अचल या अस्थावर या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले आ माने जाया ले जाया जा सके, इसे अचल कहा गया है। अचल माने कि आपका जैसे मकान है या पेड़ पौधे हैं जो जमीन में है, ये सब क्या है, अचल है। अब ये नहीं कि उसको ले आ ला माने उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। संपत्ति का रूप चेंज होता रहता है। जैसे ईंट ऐसे रखा है तो चल है, और जैसे ईंट को दीवार में जुड़वा दीजिए अचल, और फिर ईंट तोड़ दीजिए दीवार से तो क्या हो जाएगा, चल। ऐसे ही आपका धूल पूछा जाता है, धूल उड़ रही है तो चल, और जैसे जमीन पर बैठ गए तो अचल। भाई मिट्टी जमीन पर है तो अचल, और उठा लिए तो क्या हो गई, तो संपत्ति का रूप आपका चेंज। जैसे कि दरवाजा है रखे ऐसे चल, और जैसे ही आपका एंगल में फंसा दिए मैंने मकान के, तो अचल हो गया। तो रूप चेंज होता रहता है। अब इसमें जो टीपीए की धारा 3 में चल संपत्ति को परिभाषित न करके अचल को परिभाषित किया गया है, और अचल की परिभाषा निगेटिव दी गई है, पूर्ण नहीं है। और मैं बताया था कि अचल में क्या शामिल नहीं है ये बता दिया गया है, लेकिन क्या शामिल है ये छोड़ दिया गया है। तो 3 शब्द मैं बताया था कि कौन कौन अचल संपत्ति नहीं होगी। तो खड़े काष्ठ में बताया था, यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर। दूसरा आपका ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें। और तीसरा ग्रास या घास। तो क्वेश्चन का मॉडल भी इधर प्री से ही बनता है, मेन से तो धारा 5 से आपका शुरू होगा ज़्यादा। प्री में जो बना है क्वेश्चन देखिए कि अब जब ये तीनों अचल नहीं होंगी, तो संपत्ति का हमने 2 प्रकार बताया, कौन कौन, चल अचल। तो होंगी क्या, चल। तो क्वेश्चन का मॉडल देखिए कैसे बना है। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है। तो पहला दिया है खड़ा काष्ठ, दूसरा उगती फसलें, तीसरा घासें, और चौथा दिया है ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो ये अचल नहीं है। तो अब पूछ सकता है, दूसरा मॉडल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति चल है। तो ये जो खड़ा काष्ठ है, उगती फसलें हैं और घासें हैं, ये कैसी संपत्ति है, आपका चल। लेकिन ये परिभाषा केवल किस कानून के लिए बताया गया था, आईपीसी के लिए नहीं, और सीआरपीसी के लिए न मार दीजिएगा, किस कानून के लिए, केवल टीपीए। अब इसी में आपको हम बताए थे, फिर दोहरा देते हैं शॉर्टकट में। इसको हम ये बताए थे कि एक कानून की परिभाषा दूसरे कानून में अप्लाई नहीं होती जब तक कि
स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख न हो। तो अब हम बताए भी थे कि अगर हम भारतीय दंड संहिता में देखें और टीपीए में देखें, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। किस धारा में? 22, जिसमें ये बताया गया है कि आपका जितनी मूर्त संपत्तियां हैं, जितनी दिख रही हैं, वे सभी संपत्तियां चल हैं, सिवाय, तो सिवाय मतलब कि सिवाय लग गया, मतलब कि इसको छोड़कर। तो 3 संपत्तियों का प्रयोग किया गया है और ये कहा गया है कि जिनकी नींव जमीन में हो वह चल नहीं होगा, तो आईपीसी में क्या होगा? अचल। और जिसकी आपका जड़ जमीन में हो वह भी अचल माने चल न होकर आईपीसी में क्या होगा? अचल। और ये जो उगती घास और घासें हैं, ये जो उगती फसलें हैं, या आपका जो नींव माने मकान या इत्यादि की नींव जमीन में है और उनसे किस रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं? अस्थाई। तो आईपीसी के तहत अगर हम देखें तो ये चीजें अचल हैं, लेकिन अगर हम टीपीए के दृष्टि से देखें तो जो खड़ा काष्ठ है, आपका उगती फसलें हैं और घासें हैं, ये टीपीए अचल नहीं मानती, क्या मानती? चल। अब यही है कि आपका क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, फिर एक दो मॉडल हम बताते हैं इस पर। फिर एक बार दिमाग में भाई नए लोग बैठा लें, ये नहीं कि आईपीसी वाली परिभाषा कहाँ लगा देंगे? टीपीए में। टीपीए की परिभाषा अलग। फिर एक बार उदाहरण हम बताते हैं जो बना है इस बार। उदाहरण जो बना था आपका, एक पेड़ का ही उदाहरण बना था, कई बार यूपी जेपीओ में आ चुका है और आता भी रहता है। एक पेड़ खड़ा है तो वह टीपीए, हाँ टीपीए में अभी न जाइए, आईपीसी के तहत वह अचल संपत्ति है, क्योंकि वह उसकी जड़ कहाँ है? जमीन। चाहे वह उगती फसलें हो या घास हो या खड़ा काष्ठ हो, आईपीसी के तहत वह अचल ही माना जाएगा, क्योंकि जितने वस्तुओं की जड़ें कहाँ हैं? जमीन में, उन्हें आईपीसी प्रत्येक उस वस्तु को अचल ही मानती है। अब आइए, अब यहाँ 2-3 मॉडल बनते हैं। एक पेड़ खड़ा है, एक आदमी पेड़ को नुकसान पहुंचाने के आशय से काट देता है, इरादा ध्यान रखिएगा, तो कौन सा अपराध किया? तो आपका रिश्ती या मिसचिफ। उत्तराखंड में ऐसा क्वेश्चन आया भी था। एक आदमी पेड़ को ले जाने के इरादे से आधा काटा है, तब तक मालिक आ गए, तब कौन सा अपराध किया? रिश्ती नहीं, अब चोरी का प्रयास। और पूरा पेड़ काट दिया लेकिन ले नहीं जा पाया और जमीन से पूरी तरह पेड़ क्या हो गया है? तो चोरी का प्रयास होगा कि चोरी? इरादा ध्यान में रखिएगा। अगर इरादा या इंटेंशन ये है कि पेड़ को लेकर हम जाएंगे तो चोरी, और ये इरादा है कि नुकसान पहुंचा देंगे तो क्या होगा? रिश्ती या मिसचिफ। तो इस प्रकार आईपीसी में आपका बताया गया। फिर टीपीए बैक हो जाइए। टीपीए में जो स्टैंडिंग टिम्बर है, खड़ा कास्ट, थोड़ा समझा जाता है। देखिए आपका जो मने पेड़ होते हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। एक ऐसे पेड़ जिनसे फल मिलता है और एक ऐसे पेड़ जो व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो फलदार न हो। यानी कि ये लिख सकते हैं कि जो फलदार क्या हो? न हो। तो एक लाइन आप, एक सेकंड, असल बात कई फोन इस समय। खुद बताया भी गया था, जितने जितने आपका जो पेड़ है, अगर वो फलदार है तो सामान्यतः उसे खड़ा काष्ठ नहीं कहा जाएगा।
और खड़ा काष्ठ किसे कहा जाएगा? तो जो फलदार वृक्ष न हो। तो वृक्षों को बांट लीजिए। जो जो वृक्ष फल देते हैं वे खड़े काष्ठ नहीं है, खड़े काष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वह चल संपत्ति नहीं है। कौन सी संपत्ति है? अचल। फिर एक बार समझिए, यही गलती होगी। जितने वृक्ष फलदार हैं वह खड़े काष्ठ में शामिल नहीं है। अतः ऐसी दशा में पीपीए के तहत वे सभी वृक्ष फलदार हैं, अतः अचल संपत्ति माने जाएंगे। लेकिन जिन जो वृक्ष जो हैं वह फल नहीं देते, बल्कि उनका प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है, लकड़ी के लिए, जलाने के लिए, फर्नीचर के लिए, कुर्सी बनाने, मेज बनाने इत्यादि के लिए किया जाता है, तो टीपीए उनको स्टैंडिंग टिम्बर या खड़ा काष्ठ मानती है। और जैसे ही वह वृक्ष खड़ा काष्ठ में आ गया तो वह अचल संपत्ति नहीं है, बल्कि कौन संपत्ति मान लिया जाएगा? टीपीए के तहत चल। अब एक केस आया, मार्शल बनाम ग्रीन का केस आया, और मार्शल बनाम ग्रीन के केस में इंटेंशन को भी ध्यान में रखा गया। तो अब आइए, जो भाई आपका जैसे यूकेलिप्टस हो गया, शीशम हो गया, आपका इत्यादि जो वृक्ष हो गए, उसमें तो फल कभी लगते ही नहीं। अतः ये तो शुद्ध रूप से क्या हो जाएंगे? खड़े काष्ठ या स्टैंडिंग टिम्बर। और क्या माने जाएंगे? आपका कह सकते हैं कि चल संपत्ति। लेकिन जो समस्या आपका है वह फलदार पर है, और फलदार वाले को भी एक लाइन मार्शल बनाम ग्रीन के केस से देखना है। मार्शल बनाम ग्रीन के वाद में आपका न्यायालय ने ये कहा कि आशय पर ध्यान दिया जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वृक्ष है, फलदार है, लेकिन वृक्ष को लगाने का इरादा ये है व्यक्ति का कि थोड़ा बड़ा होगा, तो हम इससे फल प्राप्त न करके इसको काट कर हम क्या करेंगे? व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करेंगे। तो भले वह फलदार वृक्ष हो, लेकिन वह खड़ा काष्ठ ही माना जाएगा और उसे चल संपत्ति ही माना जाएगा। यानी कि इरादे पर, मान लीजिए कोई आम का पेड़ लगाया और फल का इरादा नहीं है, हुआ कि 2-3 साल बाद हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। काट के या तो आपका भोजन बनाने के काम में ला देंगे, लकड़ी या किसी काम में। तो ऐसी दशा में याद रखिए वह आपका खड़ा काष्ठ ही होगा और चल संपत्ति ही माना जाएगा, भले वह फलदार हो। तो मार्शल बनाम ग्रीन का केस भी क्या करना है याद। यानी कि कुल मिलाकर जो इसके बाद तो लिस्ट बनानी है भाई, वो अलग बात है। इसके बाद आपका जो परिभाषा बत्ती है वो भी थोड़ा देख लिया जाए। आपका नोटिस या सूचना। अगली जो परिभाषा, इसको लिखवा देंगे। अब लेक्चर है, सुनिए आज भाई, क्योंकि अब फ्लो बना है तो लेक्चर ही चला जाए, कल लिखवा देंगे लिस्ट उस्ट सब। देखिए आपका सूचना या नोटिस। अभी आपका ये जो क्वेश्चन है सूचना पर या नोटिस पर, ये आपका ये राजस्थान में जेलों के एग्जाम में पिछली बार बना था। यानी कि राजस्थान में ये बना था कि नोटिस या सूचना कितने प्रकार की होती है। तो नोटिस या सूचना दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सप्रेस और दूसरा इम्प्लाइड या प्रलक्षित या कंस्ट्रक्टिव। यानी कि एक सूचना या नोटिस होती है आपका एक्सप्रेस और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी कि अन्वयिक, अन्वयिक यानी कि प्रभाषित, प्रभाषित यानी कि प्रलक्षित या प्रलक्षित होती हैं। तो पहले दोनों को समझिए। एक्सप्रेस नोटिस कब कहा जाएगा? यानी कि कब कहा जाएगा कि आपको अभिव्यक्त सूचना थी, अभिव्यक्त आपको जानकारी दे दी गई थी। तो जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में, किसी बात के बारे में
दूसरे व्यक्ति को बताता है, या तो लिख कर बता देता है या मौखिक बता देता है, तो ये माना जाएगा कि वह सूचना कैसी थी, एक्सप्रेस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं आपको कोई सूचना दूं, नोटिस दूं और कागज पर लिख कर दूं, वो भी एक्सप्रेस होगा। और अगर मैं मुख से बोल कर दूं, वो भी क्या होगा, एक्सप्रेस। लेकिन अगर मैं न तो लिखूं और न मैं कागज पर लिखूं न ही बोलूं, मेरा कंडक्ट या जो आचरण है वही बता रहा है कि आपका सूचना, तो ऐसी दशा में उस सूचना को इम्प्लाइड कहा जाता है, विवक्षित। तो एक्सप्रेस याद रखिए, एक्सप्रेस मतलब या तो लिखकर या मुख से क्या करके, बोलकर। जो कंस्ट्रक्टिव सूचना होती है आपका, वही सबसे खतरनाक भी होती है। और उस सूचना में दूसरे व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती, लेकिन कानून मान लेता है कि आपको जानकारी थी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगी, आपका आणविक सूचना होगी, उसमें दूसरे पक्षकार पर सूचना अधिरोपित कर दी जाती है। अधिरोपित मतलब डाल दी जाती हैं। डाल दी जाती हैं का मतलब कि ये मान लेता है कानून, वास्तव में उस व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती, लेकिन कानून ये मान लेता है कि आपको जानकारी थी। अब कैसे मान लेगा जानकारी? और वहीं आपका पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस के आपका 5 प्रकार टीपीए में दिए गए हैं, धारा 3 में। पांचों हम बताएंगे, लेकिन आपका एक कह सकते हैं कि उदाहरण हम जरूर बताते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण, वो पांचों बताया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के कितने प्रकार हैं, तो हम एक आपका उदाहरण हम बताते हैं। वह उदाहरण कब्जा के बारे में हम बताते हैं, पजेशन या उन आपका आधिपत्य के बारे में। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये मकान है और इसमें किराएदार रहते हैं। ए अपना ये मकान बी को बेचता है। तो भाई जब आप देखे होंगे रजिस्ट्री में लिखा जाता है कि हमने मकान क्या कर दिया है, आज से खाली, और इनको कब्जा और दखल दे दिया है। अब यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि ए ने किसको मकान बेचा है, बी को, और बी को बेचा है। तो मकान खरीदने से पहले, चूंकि कागज में भी लिखा जाता है कि कब्जा भी दिया गया कि नहीं, और स्पष्ट रूप से उसमें लिखा जाता है कि हमने कब्जा दखल क्या किया, दोनों इनको दे दिया। तो ऐसी दशा में जो आपको देखना है कि जब भी ये मकान खरीद रहा है, तो कम से कम बी पर कानून ये जिम्मेदारी अधिरोपित करता है कि एक बार जाकर वह मकान का निरीक्षण कर ले और देख ले कि ये मकान खाली है, यहाँ कोई किराएदार है। अगर भी मकान खरीद लिया और बाद में ये कहता है कि यहाँ तो किराएदार है, तो बी को ये कहने नहीं दिया जाएगा। मैंने ये कहे कि हमें तो सूचना ही नहीं थी कि यहाँ किराएदार है, तो ये कह बी को कहने से रोक दिया जाएगा। और ये कानून कहता है कि आपको चाहिए था कि आप जाकर सच्चाई का क्या करते, पता। और अगर किसी का कब्जा है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें सूचना नहीं थी। आप जाकर कम से कम एक बार मकान खरीद रहे हैं तो क्या करिए, देख लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए, तब खरीदिए। तो ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में बी को जानकारी नहीं है कि किराएदार हैं, लेकिन कानून मान लेगा कि आपको जानकारी थी। इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यानी कि वास्तव में पता नहीं है, फिर भी माना जाएगा कि आपको क्या है, पता। तो भाई पहला नियम ये याद रखिए कि सूचना कितने प्रकार की, रट जाइए दो, आगे तो हम बताएंगे ही। अब कौन कौन, एक्सप्रेस और दूसरा कंस्ट्रक्टिव, की धारा में परिभाषित है 3 में। लेकिन आपका
जहां तक सूचना की बात है, नोटिस की बात है, पहले कुछ कोरिलेशन हो जाए और तब धारा 3 का और बातें बताई जाएंगी। लेकिन पहले कुछ कोरिलेट कर लिया जाए कि जहां तक सूचना का प्रावधान है, आपका नोटिस के बारे में कुछ कानूनों में भी प्रावधान है। और कौन कौन से कानून हैं, तो पहले हम संविधान उठाते हैं। तो संविधान में सूचना के बारे में, नोटिस के बारे में प्रावधान जरूर दिया गया है। और एक तो जानकारी या राइट टू नो या इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए, ये तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 1 ए में एक्सप्रेस एंड माने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कैसा अधिकार है, मूल अधिकार सूचना का अधिकार। अब जो सूचना के बारे में जो मुख्य रूप से आपको प्रावधान पढ़ना है, वह पढ़ना है 361, आपका 361, ये अच्छे से पढ़ना है। अनुच्छेद 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति को, यानी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट, आईएएस में भी पूछा गया था किसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बार बार बताया हूँ भाई, नए लोग भले ना जाने, पुराने लोग तो पढ़े हैं आपका। तो किनको प्रोटेक्शन देता है, दोनों को। यानी कि किस मामले में, सिविल की क्रिमिनल, क्रिमिनल। तो भाई फिर दोनों सिद्धांत समझिए यहाँ। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है, तो जब तक वह अपने पद पर है, कोई आपराधिक मुकदमा न तो दायर किया जाएगा, न ही चलाया जाएगा। और आपका अगर चल रहा है पहले से, तो उसे क्या किया जाएगा, उसी समय रोक दिया जाएगा। यानी कि कोई मुकदमा नहीं चलेगा, क्रिमिनल चाहे कोई भी हो। अर्थात अगर पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने, मैंने पहले अगर एक उदाहरण देखिए, ये इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड के सम्राट को ये कहा जाता है कि इंग्लैंड का सम्राट कोई गलती नहीं करता, अर्थात वह किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर दे, तो जब तक सम्राट रहेगा तब तक कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी कि अनुच्छेद जो 14 आप लोग पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी, उसका शुद्ध रूप से ये क्या है, अपवाद। भाई भाई सबके लिए कानून। तो राष्ट्रपति किसको अपवाद में कौन आएंगे, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल। तो दो आएंगे, कौन कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल। फिर एक बार पूरा वाक्य समझिए। यानी कि जब तक भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं, तभी तक उसे आपका संरक्षण है। और ये संवैधानिक संरक्षण है कि न तो कोई आपराधिक मुकदमा उन पर दायर किया जाएगा और न चलाया जाएगा। अगर पहले से चल रहा है तो तुरंत शपथ लेते ही क्या किया जाएगा, और जैसे ही पद से हटें वैसे ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट। याद रखिएगा, वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका नियम है। लेकिन सिविल मामलों में इन लोगों को बचाव नहीं है। अगर ये लोग व्यक्तिगत हैसियत, देखिए सरकारी हैसियत नहीं, पॉइंट पकड़े रहिए। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल पर्सनल या व्यक्तिगत हैसियत में कोई गलत कार्य किए हैं या उधार लिए हैं किसी से, तो वह व्यक्ति इनके खिलाफ सिविल वाद ला सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस दे, सूचना दे, यानी कि उनको बता दे। तो कितने माह पूर्व, कितने दिनों पहले सूचना दे दे, 60 दिन। कितने दिन भाई, देखिए
है ना। इसको 2 मास यानी कि सूचना का एक सिद्धांत मिला आपका, कहाँ मिला? 361। अब आ जाइए, जहां तक सूचना की बात है, आपका सीपीसी में तो तमाम सूचनाएं चलती रहेगी, अब उतना लंबा चलना, एक केवल हम बता रहे हैं उदाहरण। सीपीसी की धारा 80। हाँ, अगर सरकार के विरुद्ध मुकदमा करना है तो सामान्य नियम ये है कि आप माने 2 मास पहले सरकार को एक सूचना दीजिए, जानकारी बता दीजिए, लिखित में, मौखिक नहीं। ये सब जो भी हम सूचनाएं बता रहे हैं, चाहे संविधान वाली हो, चाहे सीपीसी की, ये इम्प्लाइड नहीं काम करेगी। कैसी? एक्सप्रेस यानी कि लिखित में होनी चाहिए। इसके बाद आपका एविडेंस में जो सूचना का है प्रावधान, वह एविडेंस की धारा 66 में है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में? 66 में सूचना का प्रावधान किया गया है। अब आइए बैक हो जाए, टीपीए का लिस्ट बना दिया जाए। टीपीए में ये पूछ सकता है, अभी भाई परिभाषा शुरू नहीं हुआ, अभी सामान्य बातें चल रही हैं, अभी बेयर एक्ट शुरू नहीं हुआ, लंबा एक लेक्चर लग जाता है इसमें। टीपीए की किन धाराओं में सूचना का सिद्धांत समाहित है? तो कम से कम वह धारा रट कर जाएंगे। सेक्शन आपका 39 है, फिर आपका 40 है, फिर आपका 41, 42 है, इसके बाद आपका 53 और 53A, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 धाराएं। देखिए भाई, आपका पूछ सकता है ये क्वेश्चन, अभी पूछा नहीं है, नया क्वेश्चन बन सकता है कि टीपीए की किन धाराओं में सूचना का आपका कह सकते हैं कि सिद्धांत समाहित हैं, तो 6 धाराएं रट कर जाइए। अब आगे बढ़ा जाए, ये जो सूचना का सिद्धांत है, ये इसका विकास थोड़ा देखना है, क्योंकि इस समय आधार भी पूछा जा रहा है। सूचना के सिद्धांत का जो विकास हुआ, वह इक्विटी कोर्ट द्वारा किया गया। तो अभी पढ़ाया भी गया, लिखवाया भी गया कि इंग्लैंड में किस न्यायालय को इक्विटी कोर्ट कहा जाता था। उस न्यायालय का नाम हम अभी लिखवाए, इसके पहले किस न्यायालय को? चांसरी न्यायालय। यानी कि सूचना के सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो आपका कह सकते हैं कि चांसरी न्यायालय ने। चांसरी न्यायालय ने इसलिए किया कि जो निष्कपट क्रेता है उसके हितों की रक्षा की जाए, यानी कि जो खरीदार हैं और उसे वह निष्कपट है, उसका हित न मारा जाए, तो एक हित देखा जाए। जो निष्कपट क्रेता के हितों की रक्षा के लिए ही यह सिद्धांत विकसित किया गया। तो निष्कपट क्रेता कौन होता है? अब पहले ये एक देखिए भाई, एक उदाहरण बनाना पड़ेगा। उदाहरण हम आपका बता रहे हैं, टीपीए की धारा 43 से उदाहरण हम बता रहे हैं भाई। टीपीए की धारा कौन से? 43 का उदाहरण एक दे रहे हैं, निष्कपट क्रेता। ध्यान से देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण यही है। मान लीजिए, या 53, यही देखिए, 53 का भी उदाहरण बताया जा सकता है, अच्छा, जो कपटपूर्ण अंतरण है। लेकिन यही देखिए आपका, मान लीजिए ए पिता है, ध्यान से समझिएगा, ए पिता है और बी इसका पुत्र है। ये जो पुत्र है, ये व्यपदेशित कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये भरमा रहा है, या इससे भूल हो गई, और जो संपत्ति पिता के नाम से थी, बेचते समय सी को वह संपत्ति भी बी ने बेच दिया। यानी कि बी ने अपने पिता की संपत्ति किसको बेच दी है? सी को। और जबकि वास्तव में वह संपत्ति किसके नाम है? ए के। अब भाई, टीपीए का सेक्शन जब 7 चलेगा 2-4 दिन में, तो वहां आपका बताया जाएगा कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, पूछा भी गया था बिहार में, कोई भी व्यक्ति उतना ही हक का ट्रांसफर कर सकता है जितना उसके पास है। तो आप कहेंगे कि स्वामी उसका ए पिता है, तो बी को तो अधिकार ही नहीं है कि वह सी को ट्रांसफर कर दे,
तो ट्रांसफर कहाँ लिखा ही गया है, ट्रांसफर करने की प्रव्यंजना करता है। परिव्यंजना मतलब कल्पना करता है। भाई ट्रांसफर है ही नहीं अधिकार तो कहाँ से करेगा। तो इसीलिए आप जाएंगे 43 इत्यादि में, तो पर प्रव्यंजना मैंने कल्पना किया। तो ये कल्पना साकार हो सकती है, कब होगी? अब सी इंतजार करे किसके मरने का, ए का। ए मरे, उसके बाद जो संपत्ति बी ने सी को ट्रांसफर की है वह किसके पास आए, उत्तराधिकार या किसी तरह बी के पास। और बी के पास जैसे ही आए सी जाकर मांगे, यानी कि सी जाकर रोज देखता रहे कि कब ए मर रहा है, और जैसे ही ए मरे अब बी से जाकर सूचना देकर क्या करे, मांगे। लेकिन अब देखिए, एक बीच में आपका यानी कि दाल भात में मूसलचंद आ जाते हैं, तो ये तो दाल भात है, और इसके बाद मूसलचंद आ गए और मूसलचंद को क्या बना दिया जाए, डी। अब ए से चूंकि प्रॉपर्टी बी को आ गई, और डी एक व्यक्ति है जो बी के पास जाता है, बात करता है, और बी से वही संपत्ति खरीद लेता है जिस संपत्ति को बेचने की कल्पना बी ने किससे की थी, सी से। हाँ, अब यही सतर्क रहना है, सूचना अगर डी को इस बात की सूचना है, ध्यान में रखिएगा यही नोटिस काम करेगा। अगर डी को इस बात की सूचना है कि बी ने इसके पहले आपका सी को बेचने की प्रव्यंजना कर रखी है, तब डी को कुछ नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि तुम जानबूझकर क्या किए हो, अपना पैर तोड़े हो, यानी कि इस विवाद में कूदे हो। इस विवाद में कब कूदे हो, जानबूझकर, तो इसका हित। लेकिन अगर डी ईमानदारी पर है, सच्चाई पर है, और डी को पता ही नहीं है कि सी को बेचने की कल्पना की गई है, तब किसको अच्छा हक मिलेगा, डी को। तो यानी कि यही सूचना का सिद्धांत काम करेगा, कि सूचना का सिद्धांत ये कहता है कि जिस व्यक्ति को पूर्व संव्यवहार की सूचना नहीं है, तो वह व्यक्ति अगर सद्भावना पूर्वक प्रतिफल देकर कार्य किया है तो उसके हकों की क्या करनी चाहिए, रक्षा। लेकिन दुर्भावना में नहीं, जानबूझकर नहीं, बल्कि कैसे, सद्भावना में। यानी कि अब डी को ज्ञान था कि नहीं, ये विवाद का विषय रहेगा हमेशा। तो सूचना के सिद्धांत की उत्पत्ति साम्य न्यायालयों द्वारा की गई। जो निष्कपट क्रेता थे, तो निष्कपट क्रेता इसमें कौन हो गया, बाद वाला, डी। इसके हितों की क्या करना था, रक्षा। सेम आपका उदाहरण थोड़ा चेंज करके टीपीए की धारा 53 में भी आएगा, उसमें भी कपटपूर्ण अंतरण आपका दिया जाएगा, आगे बताया जाएगा। अब उतना उदाहरण नहीं भाई, एक समझाने के लिए बताया गया। अब आखिर आपका अगला जो क्वेश्चन आज का बन रहा है वो भी हम देखें एक एक करके। अब सूचना का आधार क्या है, सूचना का बेस क्या है, यानी कि सूचना का जो ये सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन एक बन रहा है, मैं बता दूं। आधार निश्चित रूप से बन रहा है, जैसे कि आपका जो बनता है, चार पांच पहले मॉडल देखिए इधर उधर से, तब हम आते हैं। जो उत्तराखंड जे में पिछली बार बना था वह ये बना था आपका एविडेंस की धारा 32(1) से बना था, कि एविडेंस की धारा 32(1) का आधार क्या है, अर्थात क्यों मरे हुए व्यक्ति के कथनों को एविडेंस में स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसमें आधार पूछा जाता है। तो आधार निषेष्टि है, यानी कि आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि उस व्यक्ति को फिर बयान देने के लिए बुलाया ही नहीं जा सकता, तो उसके पूर्ववर्ती कथनों को क्या कर लिया जाए, स्वीकार। ये पूछा गया था, क्या है आधार, आवश्यकता। इसी प्रकार आधार अन्य में भी पूछा जाता है, जैसे आधार पूछ लिया जाता है स्टापेल का आधार क्या है, तो दो मुही बातों को करने से क्या करना, रोकना। तो तमाम आधार भी बनते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। और तब
आखिर आपका सूचना का आधार क्या है, बेस क्या है? तो सूचना का जो सिद्धांत है ये 3 आधारों पर आधारित है। पहला आपका पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोक नीति, दूसरा स्टापेल यानी कि विबंध, और तीसरा प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन यानी कि उपधारणा। फिर याद रखिए, इसको लिखवा भी जाएगा। फिर एक बार याद रखिए, हो सकता है प्री में अब अंदर जाकर पूछे कि सूचना का आधार क्या है, सैद्धांतिक आधार क्या है, जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है। तो 3 बताइएगा। पहला पब्लिक पॉलिसी, दूसरा क्या है आपका स्टापेल, और तीसरा क्या है प्रिजम्पशन। उपर्युक्त सभी मार्क कराइएगा। आइए एक एक करके हम देखते हैं। पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति। पहले पब्लिक पॉलिसी को भाई देखा जाए, और तब देखिए आपका पब्लिक पॉलिसी का मतलब पहले समझिए, और यहाँ से फिर पब्लिक पॉलिसी का मतलब सरकार की भलाई से नहीं, यानी कि ऐसी पॉलिसी, ऐसी योजना, ऐसी नीतियाँ जो जनता की भलाई के लिए हो, न कि सरकार की भलाई के लिए। फिर एक बार याद रखिए, किसकी भलाई? जनता की, सरकार? भाई गलत ना हो, ये पूछा जाता है। यानी कि ऐसी नीतियां जो जनता की भलाई के लिए हो, उन्हें हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी की तुलना की जाती है अनकंट्रोल हॉर्स से, अनियंत्रित घोड़े से। पूछा भी गया था, बीएचयू एलएलएम में पूछा गया था, और आपका जे में तो लगातार आता है अनकंट्रोल हॉर्स से। और ये तुलना जस्टिस का नाम पूछा गया था, जस्टिस बोरो ने किया। बोरो ने रिचर्डसन बनाम मेलिस के वाद में, और कहा कि लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, इस पर सवारी करना खतरनाक होता है। कहाँ गिरा दे घोड़ा, दुलत्ती मार कर कूद के कोई भरोसा नहीं है। तो आपका इसीलिए लोक माने कौन सी नीतियां जनता की भलाई के लिए हैं, कौन बुराई के लिए, ये स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है। अतः न्यायालय के विवेक पर है कि वह किस नीति को जनता की भलाई के लिए माने और किस नीति को जनता की बुराई के लिए। किसके विवेक पर है? न्यायालय के। इसीलिए इसे अनियंत्रित घोड़ा कहा गया। विवेक कहाँ तक जाएगा? तो फिर साम्या बताया गया, साम्या न्यायालय का विवेक है कि बाध्य न्यायालय। अब किस सीमा तक साम्या में जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विवेक माने इच्छा पर, चाहे करे या न करे। लोकनीति ये चाहती है कि संपत्ति संबंधी जो भी व्यवहार किया जाए, जो भी आपका ट्रांजैक्शन किया जाए, वह निष्कपट रूप से हो, उसमें फ्रॉड न हो। यानी कि संपत्ति संबंधी अंतरणों में फ्रॉड न हो, ये आम जनता चाहती है, ये पब्लिक पॉलिसी चाहती है। और अनुचित या गलत अंतरणों को रोका जाए, अर्थात इसका मतलब कि जो फ्रॉड करके ट्रांसफर किए गए हैं उसको रोका जाए। तो कैसे रोका जाए? फिर एक उदाहरण देखिए, ताकि फाल्स आपका अंतरण को रोका जाए। तो झूसी में अगर हम देखते हैं, यहीं प्रयागराज में ही, तो ये जमीन है। देखिए हुआ क्या है, तमाम विवाद है। ए आपका मान लीजिए कि प्लाटर है, और ये ए ने क्या काम किया कि उसी जमीन को बी को बेचा। अभी दाखिल खारिज हुआ नहीं, खतौनी में नाम नहीं आया, तब तक 2 दिन बाद उसी जमीन को किसको बेच दिया? सी को। फिर उसी जमीन को डी को, फिर उसी जमीन को ई को। पहला जो जमीन खरीदा था ये रजिस्ट्री हुई थी और रजिस्टर्ड था। फिर इसका भी रजिस्टर्ड, इसका भी, इसका भी। और तत्पश्चात ये फरार हो जाएगा। रहते नहीं है सब, तुरंत बेच उच के क्या करेंगे? फरार हो जाएंगे। अब कानून ये कहता है कि भाई ये तो फ्रॉड हुआ, तो संपत्ति संबंधी जो अंतरण होना चाहिए वो फ्रॉड रहित होना चाहिए। ये आम जनता चाहती है, ये पब्लिक पॉलिसी चाहती है। तो कानून कहता है कि जो ये तीनों हैं,
इन पर आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस करता है और ये कहता है कि अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते और माने आपका जो नंबर है ज़मीन का वहाँ आप एनओसी लेते या वहाँ पूछताछ करते तो आपको पता चल जाता कि ये प्लाट बिक चुका है, यानी कि ये ज़मीन किसके नाम बिक चुकी है, बी के नाम। और आपने क्या किया, आपने घोर उपेक्षा बरती, लापरवाही बरती, आपको ज्ञान, आप जाते तो आपको पता लग जाता। तो अतः ऐसी दशा में अगर वह दस्तावेज रजिस्टर्ड हैं तो इन तीनों के लिए क्या माना जाएगा, सूचना कि इनको जानकारी थी कि भी पहले ही इस जमीन को खरीद चुका है, भले वास्तव में इन्हें जानकारी नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सतर्कता बरतते, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर प्रमाणित कापी निकलवा लेते, बी की रजिस्ट्री की आपकी प्रमाणित कापी मिल जाएगी। समाज का कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर और जो संव्यवहार हुए हैं, पट्टा विलेख, विक्रय विलेख, सबकी प्रमाणित कापी उचित फीस देकर क्या कर सकता है, मांग सकता है, क्योंकि अब वो प्राइवेट दस्तावेज नहीं रह जाता है। एविडेंस की धारा 74 के तहत कैसा डॉक्यूमेंट हो गया, पब्लिक। तो बताइए, अब ये जो रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचना मानी जाएगी कि नहीं, तो ये एक्सप्रेस सूचना मानी जाएगी कि आपका कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि इनको बताया थोड़े गया है, बी ने ये थोड़े बताया कि हम खरीदे हैं। अगर बी इनको बता दे कि हम खरीदे हैं, न खरीदना, तब कौन सी सूचना, एक्सप्रेस। और बी बताया नहीं, खरीदा है, लेकिन इनको प्रयास तो करना चाहिए जानने का। तो ये 5 जो हम बताएंगे कंस्ट्रक्टिव। तो पहला आधार ये हुआ कि आपका माने पब्लिक पॉलिसी, ये आधार है सूचना का। दूसरा देखिए स्टापेल, जहाँ तक स्टापेल की बात है, यानी कि दूसरा जो आपका सूचना के सिद्धांत का आधार की बात है वह स्टापेल है। स्टापेल शब्द स्टाफ से बना है, एविडेंस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो भाई 4-5 लाइन आपका बताया जा रहा है। जो ये स्टाफ शब्द है, स्टाफ का मतलब होता है रोकना, रोक देना। अब ये है कि गाय बैल भैंस को भी रोका जाता है, आदमी को भी, वाहन को भी। तो यहाँ गाय बैल भैंस न रोकिएगा, यहाँ मनुष्य को रोकिएगा। कैसे रोकेंगे, तो जब किसी मनुष्य ने एक समय पर एक बात कही है और दूसरे समय पर वह दूसरी बात कहना चाहता है, तो उसे अपनी बातों से मुकरने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, स्टापेल लगा दिया जाएगा। तो स्टापेल का सिद्धांत सूचना में कैसे है, तो इसका आपका कह सकते हैं कि 2-3 उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप मकान देखने गए, रेलवे लाइन के किनारे मकान था, फिर भी आपने पसंद किया। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि आप भाई जब पसंद करके खरीदे हैं, आप जानते हैं कि रेलवे लाइन के किनारे माने ये मकान या ज़मीन है, तो आप विबंधित हो गए। ये माना जाएगा कि जो ये हार्न बजेगा, रेलवे का आवाज़ होगी, उसको बर्दाश्त करने के लिए आप क्या हैं, सहमत हैं कि असहमत, सहमत हैं। ये स्टापेल लग जाएगा। नदी के किनारे हैं, रोड के किनारे, तो रोड के किनारे हैं तो वाहनों का आवाजाही होगा, आप जानते हुए खरीदे हैं। अब मुकर नहीं सकते कि हम तो रोड पर खरीद लिए, शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानबूझकर ये मकान या प्लाट क्या किए हैं भाई। जब आप उद्योग मान लीजिए चिमनी लगा है, वहीं आप मकान खरीद लिए, तो ये आप स्टापेल लग जाएगा कि आप जानते थे, अब मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो अलग बात है कि स्टापेल डिटेल में चलता है। स्टापेल का मतलब आपका पूछा गया था, इस बार तो नहीं, छत्तीसगढ़ जे में पूछा गया था, इसके पहले वाले जे में, कि विबंध का मतलब क्या। तो प्रतिकूल बात कहने से क्या करना। अब उसमें 4 ऑप्शन, इतना मैंने मैंने एक एक पॉइंट अंतर दिया था। अब उसमें जो लोग सामान्य बातें जानते हैं
वो लोग नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति अंदर तक नहीं जानता स्टापेल के बारे में, जो 4 ऑप्शन दिया था उसमें हल्का हल्का ही अंतर था, तो लोग जो आंसर निकाला बिल्कुल सही निकाला था कि प्रतिकूल बात करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है, तो मुकरने से रोका जाता है इत्यादि। लेकिन जो कानूनी भाषा में वही सही माना जाएगा। हम भी आसान भाषा पहले बताते हैं, उसके बाद कौन सी भाषा बताते हैं, कानूनी। तो दिमाग में पहले कानूनी भाषा वहाँ देखिएगा ऑप्शन में, उसके बाद आपका आसान भाषा, ये नहीं कि आसान भाषा ही पहले देखने लगी। यानी कि दूसरा स्टापेल। तीसरा प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब ये हुआ कि उपधारणा, यानी कि उपधारणा मतलब कि अनुमान। अनुमान मतलब कल्पना, अर्थात कानून कुछ विषयों के बारे में ये कल्पना करके चलता है कि अगर आपने घोर लापरवाही नहीं बरती होती, घोर उपेक्षा नहीं बरती होती, ग्रास नेग्लिजेंस नहीं बरता होता, तो आप सच्चाई जान लेते, और आप सच्चाई नहीं जाने हैं, घोर उपेक्षा बरते हैं, तो ये अनुमान लगाया जाएगा कि आप सच्चाई जानते हैं, भले आप वास्तव में न जाने। अब इस पर केस जो है श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का हम केस दे सकते हैं, जो पूछा भी जाता है। देखिए, एक लड़के का एलएलबी फाइनल ईयर में आपका अटेंडेंस कम था। जब वह परीक्षा फार्म भर रहा था तो अटेंडेंस का कॉलम ही छोड़ दिया। भरा जाता है ना कितना परसेंट उपस्थित है, और नियम यह है कि 75% उपस्थिति क्या है, अनिवार्य। देख ही रहे कॉलेजों में कैसे रजिस्टर बन रहा है, और कैसे क्या कौन जा ही रहा है। एक दिन दर्शन करने भी न जाइए कॉलेज का, और मुन्ना भाई एलएलबी बिना परीक्षा दिए 3 साल, क्या हो गया। ऐसे भी कॉलेज हैं कि पैसा फेंकिए तो आपकी जगह पर कौन परीक्षा दे देगा। दूसरा, सब लोग जानते हैं लेकिन सब मौन रहते हैं, और ये जो निकलते हैं शुद्ध रूप से मुन्ना भाई, क्या निकलते हैं, एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म भले ना मालूम हो, लेकिन हाथ में क्या आ गया है, आपका सम्मान आ गया है। तो आगे देखिए, और यही सब जाकर कचहरी और हाई कोर्ट में रोज देखिए आपस में ही वकील भीड़ जा रहे हैं, तो आपका रोज मारपीट होती है अब, क्योंकि आपका अच्छे लोग कम हैं, और बदमाश जो गुंडे थे अपनी बदमाशी और गुंडई छिपाने के लिए वका एलएलबी कर लिए, अब क्या बन गए हैं। तो जो सभ्य लोगों का पेशा था, अब वकालत आपका 50% असभ्य लोग हैं। बस दबंग गई, ये सेटिंग वो सेटिंग, यहाँ मारपीट वहाँ धमकाना, यही काम है। 50%, वास्तव में 80% लोग वकालत नहीं करते, 20% ही करते हैं। 80% तो केवल काला कोट पहनकर और बाहरी काम निपटाते हैं। भाई बहस तो 20% करते हैं, जाकर हाई कोर्ट में देख लीजिए। भाई जूनियर हैं तो 10 साल लग जाता है, बस केस लाता है, सीनियर देते ही नहीं। भाई सीनियर आपका देते ही नहीं कि बस करो जल्दी, क्योंकि हार जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, फलित। तो दौड़ते रहिए, ये भी समस्या है। तो हम बता रहे थे कि उपधारणा, एक उदाहरण हम बता रहे थे आपका प्रिजम्पशन में, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। तो वह लड़का अटेंडेंस का जो कॉलम था भरा ही नहीं, फार्म जमा कर दिया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, एलएलबी की परीक्षा भी दे चुका। तब विश्वविद्यालय को याद आया, फार्म चेक किया विश्वविद्यालय, तो देखा कि अटेंडेंस क्या थे, कम। तो उसके रिजल्ट पर रोक लगा दिया। पूछा लड़का कि क्यों लगाए हो, तो तुम्हारा अटेंडेंस कम है, और फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज हो गया कि तुम क्या किए हो, फ्रॉड। तत्पश्चात क्या हुआ कि तत्पश्चात लड़का लड़ते लड़ते पहुंच गया आपका सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि श्री कृष्ण हाई कोर्ट से हार गया था। तो जो अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट, अब उसका नाम पहले रहता है। तो एक नियम और बना लीजिए, जिसका नाम केस में पहले रहेगा वह मान के चलिए कि हाई कोर्ट से क्या है, हारा है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गया है। अगर पहले भारत संघ रहेगा, इसका मतलब कि सरकार हारी है हाई कोर्ट से, और लड़के का नाम श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, यानी कि लड़का हारा,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जीत गया। और यहीं आपका जो सूचना का सिद्धांत है अप्लाई करिए। आपका आपका उपधारणा ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर विश्वविद्यालय के कर्म विश्वविद्यालय साधारण जांच पड़ताल करता और लड़के की फार्म की जांच करता तो ये पता लग जाता कि लड़का ने कॉलम छोड़ दिया है, कॉलम भरने के लिए लड़का बाध्य नहीं था, अतः इसने कोई फ्रॉड नहीं किया और स्टापेल लगाकर और विश्वविद्यालय के मुंह को बंद कर दिया और कहा कि रिजल्ट निकालिए क्योंकि लड़का कपट का दोषी नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ किसी विषय पर कोई व्यक्ति मौन रह जाता है, साइलेंट या चुप रह जाता है, और दूसरा व्यक्ति सच्चाई का क्या लगा सकता है साधारण उद्यम से पता, तो ऐसे चुप रहने को फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? नहीं। क्योंकि विश्वविद्यालय अगर थोड़ा बहुत क्या करता, फार्म एक बार कर्मचारी उसके क्या करते, चेक करते, तो उसी समय रोक देते। और जब एलएलबी की परीक्षा दे दिया, लास्ट में आप कह रहे हैं कि रिजल्ट रोक दिया जाए, तो आपके मुंह को हम क्या कर दे रहे हैं, बंद, क्या लगाकर, स्टॉपेज। तो इस प्रकार आपका आधार बताया गया। कल सूचना भाई कल ही शुरू हो पाएगा, थोड़ा कल तबीयत डाउन हो गई तो कल संविधान चल पाएगा, बहुत लंबा भी नहीं खींच पाएगा। इसी तरह दवा ववा खा के आदमी भाई सही हुआ है कल। तो संविधान अगला लेक्चर भाई आपका कल चलेगा। तब क्या 5 पर 5 स्थितियां बताई जाएंगी, बाउंड है ही। हाँ, ग्रास ने लिए साबित करना पड़ेगा ना, ग्रास इसको बताया जाएगा प्रकार, और ये थोड़े हैं कि खत्म हो गया, ये तो केवल आधार बताया गया। अभी जो 5 प्रकार हैं कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस के, कल बताया जाएगा। अभी एक लेक्चर लगेगा। अभी सूचना, जो सूचना का आपका बेयर एक्ट है, और अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सामान्य